हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कौन बनेगा, इस पर भारत में बहस चल रही है और पाकिस्तान में बेचैनी का आलम है। कहीं सत्ता मोदी के हाथ में न आ जाए, इस डर से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने बाकायदा शांति के लिए खतरा करार दे दिया। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी पर पूरे मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें बुलंद हुई, लेकिन कुछ दिन बीतते ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बता दिया, जिसके बाद एक बार फिर देश ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। लेकिन बड़ी बहस में बड़ा सवाल यही है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ऐसी भड़काऊ बयानबाजी इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने की आहट से बौखला गया है? आखिर मोदी की आहट से इतना क्यों बेचैन है पाकिस्तान? कश्मीर पाकिस्तान की शारा के। पाकिस्तान से कश्मीर के नाम की नस कभी जुड़ी भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस कहकर बड़ी गुस्ताखी कर बैठे। कश्मीर पाकिस्तान की शारा के। पाकिस्तान सेना के मुखिया ने कश्मीर पर क्या राग अलापा, जरा इसे सुन लीजिए। कश्मीर पाकिस्तान की शारा के और इसका कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बुधवार को रावलपिंडी में शहीद दिवस के मौके पर जनरल शरीफ फौजियों को संबोधित कर रहे थे। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन की बहाली के लिए हर कोशिश की हिमायत करती है। उस वक्त ही उनके दिल की ये नापाक बात जुबान पर आ गई, जिसके बाद इधर सीमा पार हिंदुस्तान से पाक आर्मी चीफ को करारा जवाब देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अगर कश्मीर को वो अपने शहरग मानते हैं, अपने गले की रग मानते हैं, तो हम उस रग को काटने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि उसकी चिंता पाकिस्तान ने करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने अपने इंटरनल पीस के बारे में सोचना चाहिए। कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर की भलाई और कश्मीर का भविष्य ये भारत ही देखेगा। उनके कहने की कोई खास जरूरत नहीं। अब बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं पाकिस्तान में ये नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने की आहट से मची बौखलाहट तो नहीं है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों नेता हूं या कट्टरपंथी, सबके सिर पर मोदी के नाम का ही भूत सवार है। जो गुजरात में कर सकता है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या करेगा? अल्लाह से डरो और सोचो कि वक्त तुम्हारे बहुत नजदीक, अब वक्त ज्यादा नहीं है इस कौम के पास, ये आखिरी साल है। नरेंद्र मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री बने तो इससे क्षेत्र में शांति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। मोदी को पहले तय करना चाहिए कि दाऊद आखिर कहाँ रहते हैं और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने का सपना देखना चाहिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ये बातें तब कही थी जब हाल ही में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में चेतावनी देते हुए कहा था कि दाऊद को मारने या जिंदा पकड़ने के लिए वो किसी को खबर नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो अमेरिका की तर्ज पर दाऊद को पाकिस्तान में ही ठिकाने लगा देंगे। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे, ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है? सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट देकर के काम किया क्या? मैं देश नहीं टूटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से भी पाकिस्तान को ललकारते रहे हैं। सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में रैली करने आए तो उस वक्त भी मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने मुल्क के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बुरे बर्ताव के लिए दो टूक चेतावनी दी थी। ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। साफ है नरेंद्र मोदी अपने इस कड़े रुख से पाकिस्तान को उसकी हर हिमाकत का करारा जवाब देने की बातें करते हैं। शायद इसीलिए पाकिस्तान में मोदी के नाम का डर समा गया है। जो गुजरात में कर सकता है चीफ मिनिस्टर होते हुए, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या करेगा?
लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर मोदी के सत्ता में आने की आहट भर से पाकिस्तान में इतनी बेचैनी है तो फिर तब क्या होगा अगर मोदी वाकई सत्ता में आ गए। 67 साल से जारी भारत पाकिस्तान के रिश्तों की तल्खी क्या तब और बढ़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, अच्छा खासा बड़ा पैनल हमारे साथ इस बड़ी बहस में अब 1 घंटे तक अपनी अपनी राय रखेगा। मीम अफजल साहब हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु होंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सुशांत सरीन डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ भरत वर्मा होंगे इस वक्त, जो कि एडिटर डिफेंस रिव्यू भी हैं, प्रेम शुक्ला हमारे साथ रहेंगे, दोपहर सामना के एडिटर, और साथ ही पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन रजा साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यहां अच्छे दिन आने वाले हों या ना आने वाले हों, लेकिन पाकिस्तान को ये लग गया है कि शायद उसके बुरे दिन आने वाले हैं। अजीबोगरीब बयानबाजी हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं, भारत में चुनाव है, पाकिस्तान में तनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र एक प्रश्न के उत्तर में इतना ही उल्लेख किया कि दाऊद इब्राहिम हो या भारत का कोई भी अपराधी भगोड़ा हो, उसको लाने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्व में सुशील कुमार शिंदे ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि हम जल्द ही दाऊद इब्राहिम को देश में लाने वाले हैं, इस प्रकार का उतावलापन और घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार देश में बनेगी तो स्वाभाविक है भारत के अपराधी जहां पर भी होंगे विश्व में, उनको वापस लाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। परंतु जो पाकिस्तान का रिएक्शन उसमें आया है वह बहुत ही नाजायज है और नावाजिब है। एक पाकिस्तान भी एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है, हम उसकी स्वायत्तता के सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के राजनेताओं का, उनके गृह मंत्री का, उनके आर्मी चीफ का इस प्रकार से भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करना निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार राष्ट्र के जो राजनेताओं को जो जिम्मेदारी से जो व्यवहार करना चाहिए, यह कतई भी उसका परिचायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारत एक गंभीर दल है और एक संजीदा राष्ट्र है। भारत दक्षिण एशिया में और एशिया में या विश्व की पूरे परिदृश्य में अपनी महत्व को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है। ठीक है, भारत चाहता है हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध बनाए रखना, लेकिन पड़ोसी मुल्क भी अपनी हदों में रहें, यह बात सुनिश्चित करना भी भारत जानता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है। जी, मीम अफजल साहब, कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हो गया हो, इतना तल्ख रिएक्शन नहीं आया जितना कि नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू के सवाल के जवाब में जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया है। पाकिस्तान जहां के वजीर आजम को हमारे प्रधानमंत्री को देखकर देहाती औरत याद आती है, वो अचानक नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा मुल्क और वहां के सेना प्रमुख कश्मीर तक को अपनी गर्दन की नस बता देते हैं। इस रिएक्शन को पाकिस्तान के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें एक अंग्रेजी में एक लफ्ज कहा जाता है, बहुत अच्छा कहा जाता है कि अनकॉल्ड फॉर है। ये जो रिएक्शन उन्होंने दिया है ये बिल्कुल गैर जरूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना गैर जरूरी था तो क्यों दिया। पहले तो मैं तत्वों पर बात करता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस इंटरव्यू में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। उनसे ये पूछा गया कि क्या आप दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्रेस में करने की बातें होती हैं क्या। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन के लिए क्या अमेरिका ने इश्तहार छपवाया था या कोई एडवर्टीजमेंट दिया था। जी, बात बड़ी माकूल थी और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी से हम 1 लाख इतने इख्तलाफ करें, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको कंट्रोवर्शियल कहा जा सके। जी, लेकिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया और अगले रोज हमारे यहां से काफी सफाई बताई गई कि भाई ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया। उसके बाद उनके फौजी सरबराह ने ये बात कह दी, तो मुझे लगा कि बहुत ही गैर जरूरी है और शायद उसके पीछे मंशा है उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक पावर ऐसी है जो हमेशा हिंदुस्तान मुखालिफ बातें करके वहां के लोगों को अपनी तरफ रागिब करना या कहना चाहिए भड़काने की कोशिश करना, ये सब करते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे यहाँ हिंदुस्तानी इलेक्शन की बहुत चर्चा है जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के साथ यहां बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है, ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी है।
और उसका कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, हमारे एक पाकिस्तानी जिम्मेदार भी यहां बैठे हुए हैं और रक्षा यानी डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, और इससे पहले भी कई चैनल्स पर दूसरे लोगों से बात हुई है। मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान को इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जहां तक कश्मीर को शहरक कहने की बात कही उन्होंने, तो आपके लिए कश्मीर शहरक हो सकता है, हमारे लिए तो वो रूह है, हमारे जिस्म की रूह है कश्मीर, और जाहिर है रूह तो अलग हो नहीं सकती, और जब होगी तो आप समझ ले फिर क्या होता है। और शहरक की जो बात होती है वो अगर कट जाती है तो क्या होता है। तो इस किस्म की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसको माने पहनाए जाएं तो उसके माने बहुत खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। और राशिद अल्वी साहब ने बड़ा माकूल जवाब भी, डेमोक्रेटिक सिस्टम जी, राशिद अल्वी साहब ने बड़ा माकूल जवाब भी दिया है मीम अफजल साहब कि अगर शहरक है कश्मीर पाकिस्तान की तो हमें वो रग काटनी भी आती है, हम बिल्कुल मुस्तैद हैं और पूरे समर्थ हैं उसे काटने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जी मीम साहब, मैं अनुराग जी, हम बड़ी बड़ी बातें कहने के आदी नहीं है, हमें जो करना होता है कर सकते हैं हम बड़े लोगों को या ताकतवर जो भी होते हैं वो अपना मुजाहरा नहीं करते, ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं। अब जब वक्त आता है उस वक्त ही देखा जाता है कि उसमें कितना दम है। हम यहाँ पर इस तरह का कोई दावा करें, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हम अभी उस स्टेज पर नहीं आए हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये एक तरह से हस्तक्षेप जिसको कहते हैं उर्दू में मदाखलत की कोशिश है, और इस मदाखलत से पाकिस्तान को परहेज करना चाहिए। हमारे यहाँ इलेक्शन है, हम ये भी बताना चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं जी, कि हम नरेंद्र मोदी जी से जितनी जबरदस्त उनकी मुखालफत करते हैं शायद वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस किस्म के बयान की हम कभी भी तायीद और हिमायत नहीं कर सकते। उनको ये समझ लेना चाहिए हिंदुस्तान अपने हितों यानी अपने हुकूक की किस तरह से हिफाजत करनी है वो अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी हैं, हम अपनी लड़ाई को लड़ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी मुदाखलत से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं उससे आगे बढ़कर के कहूंगा कि जब इस किस्म की बातें उधर से होती हैं तो शायद वो उन ताकतों को यहां पर बल देने का काम करते हैं जो हिंदुस्तान में थोड़ा सा एक रिफ्ट पैदा करना चाहती हैं। पाकिस्तान के इस बयान से शायद उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की सियासत में रिफ्ट पैदा हो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो रिफ्ट पैदा कर नहीं पाएंगे। जी ठीक है। इस पर सवाल मैं भरत वर्मा साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता बयान भरत साहब ने भी दिया था कि किस तरीके से उन ताकतों को का आह्वान करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब के पास पहले जाऊंगा मैं। प्रेम शुक्ला जी, अब वहां के जो सेना प्रमुख हैं वो कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि वहां पर जो तालिबान समर्थक हैं जैद हमीदी, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि भाई मैं पाकिस्तान की सरकार को कहता हूं कि आप अपनी फौजें जो हैं सरहद पर लगा दें, अब ये हमले का वक्त है, नरेंद्र मोदी आ रहा है। इस तरीके का अल्फाज उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया। इस रिएक्शन से क्या पता चलता है? पाकिस्तान जो है पिछले 12 वर्षों में बहुत बुरे हालात से गुजरा है। 2001 वाली घटना के बाद अमेरिका की ये समझ में आया कि आतंकवाद की जो कोख है वो वाशिंगटन की सत्ता पर अब हमला करने लगी है। परिणाम स्वरूप इस पीरियड में जो है आतंकवाद पर पहली बार अमेरिका ने गंभीरतापूर्वक विचार करना प्रारंभ किया था। बीच के दिनों में जिस तरह से उस पर दबाव बना, उस दबाव के चलते पाकिस्तान से आतंकवाद के मामले में विमर्श का उत्तम समय था, जिसको हमने किन्हीं कारणों से उसका सदुपयोग उतना बेहतरीन नहीं किया है। समस्या किस तरह पैदा होती है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे हर मामले में आंतरिक हस्तक्षेप का प्रयास होता है, और हमेशा वो प्रयास करता है कि जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो पाकिस्तान के बहुसंख्यक हैं, उस समुदाय के लोगों को के प्रति यहाँ के लोगों के मन में आशंका भरने का प्रयास करता है। वो तो आशंका किस विषय पर भरेगा? तो कश्मीर के विषय पर भरेगा। अब उनको पता है कि अफगानिस्तान से सेना लौट रही है उनकी, अगर वो लौट गई अमेरिका की सेना तो जो हथियार है, जो सोल्जर है, वो कश्मीर की तरफ, आशंका किस विषय पर भरेगा? तो कश्मीर के विषय पर भरेगा। अब उनको पता है कि अफगानिस्तान से सेना लौट रही है उनकी, अगर वो लौट गई अमेरिका की सेना तो जो हथियार है, जो सोल्जर है, वो कश्मीर की तरफ चलने हैं। हमने 3 वर्षों में गुजराल डॉक्ट्रिन को लेकर, जो हम 98 से लेकर आज तक हम गुजराल डॉक्ट्रिन पे चल रहे हैं, परिणाम स्वरूप वो कुछ गलतियां भी कर रहे हैं तो हम आंखें बंद किए पड़े हैं। ये बेस्ट पीरियड था जब हम संयुक्त राष्ट्र में जाते और पाकिस्तान किस तरह से जो है
वो आतंकवाद का प्रायोजक राष्ट्र है, इसको आतंकी राष्ट्र घोषित करो, ये हमको करना चाहिए था। तो उस भय से पाकिस्तान हमें जो है आतंकवाद के प्रति कोई न कोई हमसे कम से कम एग्रीमेंट कर लेता, हमने वो यूज नहीं किया। अब मोदी कह रहे हैं कि उस्मा बिन लादेन को जिस तरह से मारा गया उस तरह से हमारी भी तैयारी होगी, यानी गुजरात डॉक्ट्रिन से हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है कि हम सीमाओं पर भी नहीं लड़ेंगे और हम उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन दिए बैठे हैं, तो हमारा कोई वहां एक्सटर्नल एसेट नहीं है। 2611 में उन्होंने एक्सटर्नल एसेट हमारे यहाँ यूज किया, हमारा कोई एसेट नहीं है। हमारा एसेट नहीं है तो हमारा एसेट हो जाएगा और हम उसी तरह का काम कर देंगे। तो इसलिए वहां खलबली मची हुई है और अब वो चाहेंगे कि पोलराइजेशन हो, तो पोलराइजेशन होने के लिए उनके आर्मी के लेवल पे जाते हैं। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन रजा साहब भी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, ये किस तरह की बौखलाहट है कि कश्मीर को आपके सेना प्रमुख शहरक बता रहे हैं? ये इस तरीके के गैर वाजिब और गैर जरूरी बयानबाजी की नौबत क्यों आ पड़ी? कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है और इसका कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक हल करना इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये तो आप अपने सेना प्रमुख की ही जुबान बोल रहे हैं। मेरे पास तो आपका तारुफ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर है, जिस पर अक़वाम। मोहसिन साहब आप हमारे साथ हैं? चलो मोहसिन रजा साहब की अब यहाँ कोई तकनीकी खराबी है, ये दूर करने की हम कोशिश करते हैं, फिर उनका पक्ष जानेंगे। बिल्कुल वही जुबान उनकी भी थी जो हमने सुनी कि किस तरीके से उनके सेना प्रमुख की रही है। बहरहाल भरत वर्मा साहब, ये अचानक पाकिस्तान इस तरह की बौखलाहट क्यों दिखा रहा है, इस तरह की बयानबाजी क्यों आ रही है वहां से? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो जिहाद फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां की, जो आतंकवाद फैलाती है, उसमें आपस में और पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत बड़ा घमासान चल रहा है जी। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गए हैं, जहां जबरदस्त गृह युद्ध और मारकाट रोज चल रही है। और टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान, वो पाकिस्तान आर्मी पर बहुत जबरदस्त अटैक बनाई हुई है। ये जो बेरोजगार फैक्ट्री होती जा रही है अफगानिस्तान में वेस्टर्न फोर्सेस के विड्रॉल से, ये इसके या तो ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लोड करे या इसको पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने के लिए नवाज शरीफ और जनरल शरीफ इसको यूनाइट करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए इसका रुख भारत की तरफ मोड़ दें जी, और भारत में ये इम्प्लोड करे, ना कि पाकिस्तान में ये जो जिहाद फैक्ट्री बेरोजगार। पहला कारण ये है, इसलिए ये हरकतें अब बढ़ती जा रही हैं। दूसरा कारण ये है कि मुझे नहीं पता है कि अगली सरकार और अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा जी, लेकिन जो भी होगा, 66 साल की जो नेहरूवियन मॉडल पॉलिसी है, जिसमें भारत अपने हाफ में फुटबॉल फील्ड में टीम खेलती रही और दुश्मन उसके ऊपर हावी रहा और दुश्मन भूल चूक से आपके हाफ में हावी रह के गोल करता गया, ये पॉलिसी आने वाले में जो भी लीडर्स होंगे, जिस तबके के भी होंगे, उनको रिवर्स करनी पड़ेगी। नेहरूवियन मॉडल से भारत पहली बार सुरक्षा मॉडल से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इस देश के बनते हैं तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि नेहरूवियन मॉडल को, जो अटल बिहारी वाजपेयी भी फॉलो कर रहे थे एनडीए के टाइम पर, उसको ताक में लगा दिया जाएगा और विदेश नीति और डिफेंस पॉलिसीज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उस बदलाव के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह को प्रोफेशनलाइज करके उनको रिसोर्सेज देके उनके हाथ काफी खोल दिए जाएंगे जो इस समय बंद किए गए हैं, बांध दिए गए हैं। तो ये जो बदलाव पाकिस्तान देख रहा है, इससे भी बौखलाहट बहुत जबरदस्त है। इससे भी बौखलाहट बहुत जबरदस्त है। सुशांत सरीन साहब, इस वक्त देखा जाए तो अगर वहां के अवाम को छोड़ दिया जाए तो वहां की सरकार हो, वहां की आर्मी हो या आईएसआई हो, पूरी तरीके से
मोदी के खिलाफ बयानबाजी, मोदी को लेकर बौखलाहट दिखाई दे रही पूरे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान से ज्यादा वहां पर मोदी की चर्चा हो रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ हद तक तो ये बात समझ में भी आती है कि जिस तरह का एक कंफर्ट फैक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के साथ था, जो ना तो भारत में कुछ कर रहे थे ना कहीं और कुछ करने की क्षमता रखते थे, तो उसके हिसाब से तो मोदी से कुछ उनकी आशंकाएं जो हैं वो काफी हद तक स्वाभाविक हैं। एक लिहाज से नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक अननोन क्वांटिटी भी हैं कि वो अगर सरकार में आए और प्रधानमंत्री बने तो किस तरह के कदम उठाएंगे। ये तो शायद मान के चलना चाहिए कि वो उस तरह के कदम नहीं उठाएंगे जो मनमोहन सिंह ने किया, लेकिन उससे कुछ बढ़ के करेंगे। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तब आपको पता लगता है कि सत्ता की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या कंपल्शंस होती हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो शायद कुछ हद तक वो उनको टेम्पर भी करे। लेकिन ये जो बयानबाजी पाकिस्तान से आई है, स्पेशली जो आर्मी चीफ की आई है, इसको मैं एक थोड़े से दूसरे पैराए में रखूंगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये जो आर्मी चीफ ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान यही राग अलापते आ रहा है, शाहरग वाला। अब 60 साल से अगर आपकी शाहरग मेरे हाथ में है और आप अभी भी जीवित हैं, तो शायद आप जीवित रहेंगे, और अगर ये शाहरग आपके पास ना भी हो तब भी आप जीवित रहेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यही चीज आज से कुछ चंद महीने पहले नवाज शरीफ ने भी यूएन में जाकर यही चीज बोली थी। लेकिन जो राहील शरीफ ने बोला, उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह की सिविलियन गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तान फौज के बीच एक कश्मकश जारी है और पिछले कई महीनों से जारी है। और उस कश्मकश का एक केंद्र बिंदु ये भी है कि भारत के साथ किस तरह के संबंध हो। अब नवाज शरीफ की ये कोशिश रही थी कि भारत के साथ कुछ ट्रेड बढ़ाया जाए, कुछ इस तरह के एंगेजमेंट प्रोसेस बढ़ाया जाए, और फौज ने उसको बिल्कुल एक तरह से स्कटल कर दिया, साबोटाज कर दिया। और ये भारत के लिए बड़ी अच्छा काम किया पाकिस्तान की फौज ने, क्योंकि जिस तरह के कंसेशंस मनमोहन सिंह दे रहे थे पाकिस्तान को, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता, काफी बुरा असर पड़ता। तो ये पाकिस्तान की फौज का एक लिहाज से तो हमारे को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने उस ट्रेड इनिशिएटिव को स्कटल किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बयान के साथ पाकिस्तान की फौज ने एक तरह से जो अपनी हुकूमत है उसको अपनी रेड लाइंस के बारे में बता दिया है कि हम ये कुछ रेड लाइंस हैं जिनको आप बिल्कुल उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल एक ये डायरेक्ट मैसेजिंग अपनी सरकार को दी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहां पर एक वो ट्रैक 2 सेमिनारिस्ट और प्रोफेशनल सेमिनारिस्ट और ट्रैक 2 वाले जो हैं, वो कई महीनों से हमारे को ये बताते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का जो रवैया है भारत की तरफ, वो काफी बदल गया है। और फोकस अब सुशांत जी, आपको बीच में रोकूंगा। मोहसिन रजा साहब इस वक्त पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठ हुए हैं, आपके पास आऊंगा। उनके साथ फिर कहीं कोई तकनीकी दिक्कत ना आ जाए, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहसिन रजा साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे गैर जरूरी बयान दिए जाने लगे कि कश्मीर हमारी शहरग है? इसमें गैर जरूरी की क्या बात है? पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक रखता है और पाकिस्तान इस मामले से कभी भी दस्तबरदार नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने जो बात की है, पाकिस्तान के उस असूली मौक़िफ़ का इयादा है जो पाकिस्तान की हुकूमतें और सियासी जमातें। मोहसिन रजा साहब, आपका तारुफ मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर है। मुझे इल्म नहीं है कि अगर आपने सरकार में कोई पदवी ग्रहण कर ली हो, क्योंकि आपसे मेरे को एक निष्पक्ष राय की उम्मीद थी। नहीं, बात यह है कि आप किस तरीके की राय चाहते हैं? आप अपनी मर्जी की राय चाहते हैं या मैं अपनी मर्जी की राय? नहीं, मैं तो किसी की मर्जी की राय नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो सच है वही बोले। हाँ, तो सच तो देखें, ये आप इस बात को तस्लीम नहीं करते कि कश्मीर को अब तक आप कश्मीरियों के माइंड और हार्ट्स को अब तक आप नहीं जीत सके। आप 60 साल से अगर आपने 66 साल से अगर आपने कश्मीर पर कब्जा कर, ये हमारे देश का मसला है मोहसिन रजा साहब। नहीं, आप कश्मीर पर हमारा कब्जा नहीं है, कश्मीर हमारा है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इस पर आप दखलंदाजी कैसे कर सकते हैं? इस पर आप राय शुमारी कैसे रख सकते हैं? देखिए, ये मुतनाज़ा मसला है। खुद आप अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे,
और आपने इसको मुतनाज़ा करार दिलवाया था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस पर मौजूद हैं, या तो वो करारदादें अब खत्म हो चुकी हैं और फिर उसी का इयादा जो है शिमला एग्रीमेंट में हुआ। आप कश्मीर खाली करने वाले थे ना, आपने जो कब्जा किया कश्मीर, वो आपने कब लौटाया? वहां से आपने जो घुसपैठिए घुसाए वो कब लौटाए? आप ही भागे थे ना। यूनाइटेड नेशन से भागा कौन था? वो भी तो आप ही थे। चले देखें, हमने घुसपैठिए घुसाए थे तो आप कश्मीरी अवाम से फैसला करवा लेना, आप उसकी राय क्यों नहीं मानते? आप आपको ये हमारा भी फैसला है। हमने तो अपने संसद में कहा है लेकर रहेंगे और यही हालत रही तो कई टुकड़े टूटेंगे। आप हम कोई टुकड़ा आप टूट अभी दो टूटे है ना। आप अपनी खैर मनाएं कि बांग्लादेश हो रही है और आपने लाखों बांग्लादेशियों की हत्या की। आप हमारे नरेंद्र मोदी के मामले में बोलने वाले कौन है? जिन्होंने अपने ही जमात के लाखों बांग्लादेशियों की हत्या की, जिनके खून से रंगे हुए, वो हमारे मामले में कैसे हिम्मत करते हैं? और कश्मीर में आग तो आपने लगाई, बारूद तो आपने बिछाया और जान किसकी ली? देखें, कश्मीर में किसी ने बारूद नहीं बिछाया, कश्मीर में आपने बारूद बिछाया। क्यों नरक बना रखा है? आपने नफरत फैलाई कश्मीरियों को, आप जो है दूसरे बारूद आपने बिछाया। कौन लेकर आया संगी ने? कश्मीर पे आप इतिहास कर रखा है। बारूद लेकर आया कौन? और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वादा किया था इंडिया एक्ट में, उसको तोड़ा किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने यही वादा किया था ना कि रजवाड़े सिग्नेचर करेंगे विलय पत्र में। हम तो कह रहे थे कि आओ लोकतंत्र में बात कर ले, तब भागे क्यों थे? और मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश को तोड़कर कश्मीर में घुसा है। ये कौन सी बात हुई? अभी बात करने में क्या रुकावट है? मुझे बताएं, अगर आप समझते हैं कि ये एक मसला है, ये एक तनाजा है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो बात करें, इसको खत्म करें। क्यों इसको लंबा लटकाए जा रहे हैं आप? अरे आप घुसे, पहले पीछे तो हटिए। आपने जो घुसपैठ की 60 वर्षों से कश्मीर के साथ, आपने उसको नरक बनाने का जो प्रयास किया था, उसे पहले हटो तो सही। आग बोई, आग हटाओ तो सही। देखिए, आपने आग लगाई अफगानिस्तान में, हमारी तरफ बलूचिस्तान में, आपने आग लगाई कश्मीर में, आपने बांग्लादेश में मारा लाखों मुसलमानों की हत्या करने वाले पाकिस्तान को। अगर हम चाहते हैं कि उससे हम अपने कश्मीर को बचा लें, तो ये तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कश्मीर देखें, कभी भी आपका नहीं था और कभी आपका नहीं रहेगा। मोहसिन साहब, ये जहर उगलना बंद कीजिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपके मुल्क में नवाज शरीफ की सरकार बनने वाली थी, मोहसिन साहब, जब आपके मुल्क में नवाज शरीफ की सरकार बनने वाली थी, तो यहाँ पर हम ये डिबेट कर रहे थे कि अब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे बेहतर होंगे। आज जब हमारे यहाँ चुनाव है, आज जब हमारा अवाम अपने लिए एक सरकार चुनने वाला है, तो आप जहर उगल रहे हैं। यही एक बेसिक फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, लेकिन शायद आपकी समझ में आएगा नहीं ये फर्क। नहीं, लेकिन आप देखें कि आप ये देखें कि कश्मीर के मामले से आपके इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? कश्मीर पे हमारा क्लेम है, 66 साल से हमारा क्लेम है। हमने उस क्लेम से अगर कभी दस्तबरदार हुए थे और अचानक आर्मी चीफ ने ये मसला उठा दिया, तो फिर तो आप कह सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमको प्लान दिया था, उसमें कहीं नहीं था कश्मीर। नहीं, प्रेम शुक्ला साहब मोहसिन रजा को ये भी बताते हैं कि जिस कश्मीर पर ये अपना हक जता रहे हैं, उसी कश्मीर की जनता यहाँ पर वोटिंग कर रही है, अपना नेता चुन रही है, मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और आप इस तरीके से जहर नहीं फैला सकते मोहसिन रजा साहब। कश्मीर को नरक में डाल रखा और आप चुनाव नहीं करवा सकते। आप अपने कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव नहीं करवा पाए। करवा लें, उनसे प्लेबसाइड करवा लें, उनसे पूछ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। बलूचिस्तान में आपने क्या किया? खत्म कर लें। बांग्लादेश में लोकतंत्र की आपने कैसे? बीजेपी के नेता मेरे पास स्पोक्स पर्सन कैप्टन अभिमन्यु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं मोहसिन रजा साहब। प्रेम शुक्ला जी, मतलब साहब आपका भी सवाल जरा सा बात करना चाहता हूं इनसे। मैं आपका सवाल लूंगा। कैप्टन अभिमन्यु, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में और पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की घबराहट और बौखलाहट आज स्पष्ट समझ में आती है, क्योंकि उनको समझ में पाकिस्तान के हुक्मरानों में और पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की घबराहट और बौखलाहट आज स्पष्ट समझ में आती है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है
कि अब इन चुनाव के बाद देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की स्पष्ट बहुमत के साथ में स्थिर सरकार, स्थायी सरकार, ठीक है, चलिए मजबूत मुझे लगा आप कोई सवाल पूछेंगे मोहसिन रजा साहब। अफजल साहब आप बात कर सकते हैं मोहसिन रजा साहब से। सरकार आने पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर के चलेंगे। ठीक है। और 26/11 जैसे आतंकी हमले करने की हिम्मत और हिमाकत पाकिस्तान से कोई कर नहीं पाएगा। और पाकिस्तान के लोगों ने बार बार भारत पर 1965 से लेकर के 1948 से शुरू करके 65 और 71 और कारगिल तक बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बार बार घुसपैठ करने की कोशिश की, भारत पर आक्रमण। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। मीम अफजल साहब, पाकिस्तान के लिए अभी भी मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि वो न हमारा था, न है और न कभी होगा। इस तरह की गुस्ताखी मोहसिन रजा साहब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप और क्या पूछना चाहेंगे मोहसिन रजा साहब से? देखिए, मोहसिन रजा साहब से पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि क्या कभी उन्होंने कश्मीर के अंदर अपने कश्मीर में प्लेबसाइट करवाया है कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है? पहले वो प्लेबसाइट करा ले, फिर हमसे बात करें। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, प्लेबसाइट करवाना है, प्लेबसाइट करवाना है तो जरा कराची में भी करा लीजिए। कराची के अंदर जो लोग यहां से गए थे, जिनको आज तक आपने इस महाजर ही का दर्जा दे रखा है, आप यहां से जो लोग आए थे उन्हें हम कहते थे शरणार्थी। आज हिंदुस्तान में कोई जानता भी नहीं शरणार्थी कौन है, सब हिंदुस्तानी बन चुके हैं। और जो हिंदुस्तानी मुसलमान यहां से माइग्रेट करके साहब जवाब ले लेते मोहसिन रजा साहब, आज भी महाजर कहलाते हैं वहां पर। और उनके साथ जो सलूक होता है, मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं, 20, 25, 30 आदमी रोज मर रहे हैं वहां पर आज भी। तो पहले आप उनकी फिक्र कीजिए। और मैं उसके अलावा एक बात और बता दूं आपको, आप हिंदुस्तान की फिक्र ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप क्या खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा 45,000 लोग दहशतगर्दी के नतीजे में मारे जा चुके हैं। पिछले 12 साल में 100 जर्नलिस्ट, 100 सहाफियों का कत्ल हो चुका है आपके देश के अंदर। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जा कहां रहा है? ये तबाही का रास्ता है? ठीक है मोहसिन, या ये तरक्की का साहब से जवाब ले लेते हैं मीम अफजल जी। मोहसिन साहब जवाब दें। जी, पहली बात तो ये है कि ये बात जो इन्होंने की है कराची में महाजरों के हवाले से, इससे उस इल्जाम को इन्होंने तकवीत दी है कि ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी इंडियन एजेंट जो है वो गड़बड़ करने के जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में मोहसिन साहब, आप जब हमारे यहाँ इल्जाम लगाते हैं तो हम अगर आपसे कहें कि आपकी मदाखलत है और आप इसके अंदर आप इसमें मदद कर रहे हैं तो फिर कौन सी गलत बात हो जाती है? घुसकर इस तरह की हरकत कराते हो, जिसका खाते हो सुन लीजिए मारते हो। प्रेम जी, मोहसिन साहब का जवाब सुनिए। प्रमाण है आप जो ये आप कह रहे हैं वो आप ये चाहते हैं कराची के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कोई बात मत कीजिए और उसके लिए खैरात भी खाते हो। भाई, आपको हिंदुस्तानी मुसलमानों से बड़ी दिलचस्पी है। अक्सर आप कहते रहते हो, मोदी के बारे में भी बोलते रहते हो, मोदी से हम निपट लेंगे, हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं। हम हाथ जोड़ करके कहते हैं आप हमारी मुश्किलों को इजाफा न करें। लेकिन मुझे ये जवाब दें, वो हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज और अकारीब जो पाकिस्तान गए, आज उनकी हालत क्या है? देखिए, मेरी कोई जवाब है आपके पास? आप जिसको मर्जी इलेक्ट करें। कराची में साल में 365 दिन में कम से कम आधे साल कर्फ्यू लगा रहता है। मीम साहब मोहसिन साहब जवाब दे रहे हैं। कर्फ्यू नहीं लगा रहता। आप लोगों को गुमराह मत करें, लोगों को गुमराह करना दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में महाजरों की बड़ी इज्जत है। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम है वो भी महाजिर हैं। पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ भी महाजिर हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ भी महाजिर थे। जनरल ज़िया-उल-हक भी महाजिर थे। शौकत अजीज जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी महाजिर थे। क्या कर रहे हैं आप? आपको हक़ाइक़ का पता नहीं है। पाकिस्तानियों ने जो महाजरों को सर पे बिठाया है, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। आपको इसका अंदाजा नहीं है कि महाजिर हमारे सर का ताज है और हिंदुस्तानी महाजिर जो है वो पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए आपकी बात जो है बिल्कुल गलत है, हक़ाइक़ से हटके है। और मुझे अफसोस है कि आप लोगों के पास इतनी चलिए मोहसिन साहब, यहाँ मेरे तमाम गेस्ट हंस रहे हैं आपकी बात सुनकर के। मोहसिन साहब सब हंस रहे हैं, अगर आप टीवी देख पा रहे हो तो। का पूरा नागरिक नहीं मानते हैं
हंसने ठीक साल के बाद है। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं यहाँ पर। मोहसिन साहब बने रहिएगा लाइन पर। भरत वर्मा जी, जो कश्मीर का आवाम है वो कश्मीर को अपना मानता है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग मानता है, नई सरकार के गठन के लिए वो वोट कर रहा है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है पाकिस्तान वालों के? नहीं, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इनकी जो पूरी जिहाद फैक्ट्री है वो अनएम्प्लॉयड हो गई है और एक बहुत बड़ा घमासान पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी की जो पोजीशन है ग्राउंड पर वो कमजोर होती जा रही है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब इनके पास एक ही चॉइस है कि नवाज शरीफ और जनरल शरीफ अगर ये इस अनएम्प्लॉयड जिहाद फैक्ट्री को भारत की तरफ इसका मुंह नहीं रोकती है और इसको भारत में इम्प्लोड नहीं कराती है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इम्प्लोजन होने जा रहा है जी। एंड तालिबान इज सेट टू टेक ओवर पाकिस्तान। तालिबान इज सेट टू टेक ओवर पाकिस्तान इन कमिंग डेज, कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर्स। तो जो पाकिस्तान की यूनिटी पर खतरा आ रहा है उसको बचाने के लिए वो भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इस पूरी फैक्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं कश्मीर में और दूसरी जगह भारत के अंदर। इसलिए भारत के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है आने वाले समय में इससे निपटने के लिए हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो गिर चुकी हैं उनको वापस रिवाइव करना पड़ेगा। एक दूसरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाईली आप मोहसिन साहब से कुछ पूछना चाहते हैं? खुली छूट भरत वर्मा जी, कोई सवाल है मोहसिन साहब के लिए? पड़ेंगे जिससे जहर जहां से आ रहा है उस जहर को वहां पर किसी तरह न्यूट्रलाइज किया जाए। मोहसिन साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे? से अपने अपने पाले में फुटबॉल खेल रहे हैं, अब समय आ गया है कि हम दुश्मन के पाले में हावी हो और उसके बहुत सारे तरीके हैं। युद्ध कोई तरीका नहीं है, युद्ध आखिरी रिसोर्ट है, उसके बीच में बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहसिन साहब, भरत वर्मा साहब क्या गलत कह रहे हैं कि अब आप लोग चाहते हैं, आप लोग उकसाना चाहते हैं, आप लोग ये जहर उगल रहे हैं, आप लोग ये पहल कर रहे हैं कि दो देश रणभूमि तक आ जाएं, युद्ध भूमि तक आ जाएं? मेरा ख्याल है भरत वर्मा साहब को गलतफहमी हुई है, वो जमाने खत्म हो गए हैं। अब इनको अच्छी बात करनी चाहिए। अगर आर्मी चीफ ने एक इशू उठाया है तो ये बताएं कि क्या कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला नहीं है? आप अपने मसलात उठाएं, हमारे मसलात क्यों उठाते हैं? सवाल ये है ना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी चिंता छोड़कर हिंदुस्तान के मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? नहीं, वो पाकिस्तान का मसला उठा रहे हैं, कश्मीर की बात की है उन्होंने हिंदुस्तान के किसी इशू की बात नहीं की। उन्होंने हिंदुस्तान के किसी इलाके में होने वाली बगावत का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कश्मीर तो हमारा है, ये कश्मीर हमारा है। मोहसिन साहब, मीम अफजल साहब का पहला ही सवाल था कि जो आपके कब्जे वाला कश्मीर है वहां के अवाम से आपने पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? तो दोनों के साथ आप फैसला करवा दें। चार लड़ाई में हारने के बाद भी इनको समझ में नहीं आया है। मीम अफजल साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ 4 बार आक्रमण कर चुके हैं, 4 बार लड़ाई कर चुके हैं। इनके 1-1 लाख फौजी को हमने आत्मसमर्पण करा करके और वापस हमने भेज दिया। भारत ने शांति का, भाईचारे का, अमन का इतना सबूत दिया, उस सब के बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के 125 करोड़ लोग भारत के भाल, भारत के माता कश्मीर की रक्षा करने का संकल्प लेकर के चले हैं। भारत की संसद का संयुक्त अधिवेशन में एक संकल्प हमने पास करके रखा है कि भारत कभी भी जम्मू कश्मीर के ऊपर कभी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बात है, जम्मू कश्मीर के ऊपर कभी कोई समझौता न भारत ने किया है न कभी कोई भारत करेगा समझौता। तो मोहसिन रजा साहब, इस हिसाब से कश्मीर तो आपका होने से रहा। अब मुझे सवाल का जवाब आप जरूर दें कि नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों आपके पेट पे कॉल मच रहा है, क्यों आपके अंदर बौखलाहट हो रही है? मेरा मतलब पाकिस्तान से कोई दहशतगर्द भारत की सीमा के नजदीक भी लगा, ठीक है, भारत की सीमा को पार करने की कोशिश भी की, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सीमा के अंदर वो घुस नहीं पाएगा, ठीक है, जिंदा नहीं आ पाएगा। ठीक है मोहसिन रजा साहब, मेरे सवाल का जवाब जी। कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा, ये छोड़ दीजिए चिंता आप। अब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको परेशानी क्या है? हमें बड़ी खुशी है नरेंद्र मोदी के आने पे। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से
अभी आए नहीं है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितनी बौखलाहट क्यों है आप लोगों के अंदर? बिल्कुल हमें खुशी की बात है कि आपको बड़ी गलतफहमी है, नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे हैं। मोदी का आपके आंतरिक सुरक्षा मंत्री की नींद उड़ी हुई है, गृह मंत्री की नींद उड़ी हुई है, आपके सेना प्रमुख की नींद उड़ी हुई है, इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारी हुकूमत ने, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं यहाँ पर और आपको बताना चाहते हैं कि आप इतना परेशान ना हो, गैर जरूरी रद्द-ए-अमल का इजहार ना करें। इसको बोलने दो नरेंद्र मोदी हमारे हिसाब से आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों आप परेशान हो गए। अगर मुझे जवाब देने दें और आप मेरी जगह देना बंद कर दें तो मेहरबानी होगी। मुझे बोलिए मौका दें। बोलिए मोहसिन साहब, बोलिए। मैं चाहता हूं कि हमें नरेंद्र मोदी के आने से कोई परेशानी नहीं है, हमें बहुत खुशी है और हम समझते हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात जो थे बीजेपी के दौर में ही बेहतर हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के, और अभी भी हमें तवक्को है कि नरेंद्र मोदी जो है, जो कुछ उनका माजी रहा है वो उससे हटकर एक अच्छे और मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान और दीगर हमसायों के साथ चलेंगे। आप नरेंद्र मोदी का चेहरा मस्त करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी से अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए और हमें उनसे अच्छी उसी शानदार दौर में आपने पीठ में खंजर घोंपा था मोहसिन रजा साहब, उसी शानदार दौर में ट्रेनें भी हम चलाएं, बस भी हम चलाएं, दोस्ती के लिए हाथ भी हम आगे बढ़ाएं, और जब आपकी बारी आए तो आप खंजर भोंक दें और ये कहें कि कश्मीर हमारी शहरग है। माजी को जाने दें, अगली बात करें और कश्मीर के मसले को हल करें। मैं समझता हूं कि इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात न सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि एक कश्मीर की वजह से आपने जो जनूबी एशिया के 1.5 अरब लोगों को जो यरगमाल बनाया हुआ है, इससे उसको निजात मिलेगी, इस खित्ते में खुशहाली होगी, इसमें तरक्की होगी, इसमें जंग का सिलसिला सोच खत्म होगी। आप नहीं समझते कि इस खित्ते के अवाम के बड़े मसाइल हैं, उनका तालीम इशू है, उनके मतलब आप अपनी बीमारी की दवा हमको खिलाना चाहते हैं, आप अपनी बीमारी की दवा हमको खिलाना चाहते हैं। मैं आपसे और भी बातचीत करूंगा मोहसिन रजा साहब, फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ एक बहुत छोटा तो चलिए, क्या मोदी की आहट से पाकिस्तान के अंदर ये बौखलाहट है? आखिर क्यों उनके सेना प्रमुख ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है? इस पर हम तफसील से बात मोहसिन रजा साहब से कर रहे थे। इस वक्त उनका फोन डिस्कनेक्ट है, लेकिन हम कोशिश करें कि दोबारा उनका फोन लगाया जाए और उनसे बातचीत की जाए। सुशांत सरीन साहब, इस तरीके की बातें इस वक्त पर करना जब हिंदुस्तान की आवाम अपनी सरकार चुन रही हो, क्या मकसद है? देखिए, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि इसमें एक तो ये एंगल जरूर है कि मोदी के आने की आहट से पाकिस्तान में एक लिहाज से खलबली मची हुई है कि किस तरह की नीतियां अडॉप्ट होंगी। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो उन्होंने स्पीच दी उसकी टाइमिंग क्या थी, और टाइमिंग थी कि पाकिस्तान के अंदर का कलह, और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ओकेजन क्या था। देखिए, ये ओकेजन था कि जो पाकिस्तान में जो उनके सोल्जर्स मारे गए हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उनको होमेज पे करना था, और उस ओकेजन पर कश्मीर का राग अलापना ये एक बहुत अटपटी सी बात नजर आती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये कि मोहसिन रजा साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि यहां पर अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, ताकि खुशहाल हो ये खित्ता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी शुरू की है 1990 के दशक से, तब से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी और खुशहाली का ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर बढ़ा है, और पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो नीचे ही नीचे गिरा है। तो अगर किसी को अमन की जरूरत है तो वो पाकिस्तान को है, और कश्मीर का राग अलाप कर पाकिस्तान ना तो अमन लेके आ पाएगा और ना ही खुशहाल हो पाएगा। तो मेरे ख्याल थोड़ी सी होश लेनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं, और अगर अमन की बात करनी है तो ये कश्मीर का राग अलापना बंद करें, और भारत का जो हिस्सा कश्मीर का उनके कब्जे में है उससे अपना कब्जा वकेट करें, ताकि ये मुद्दा सॉल्व हो जाए। 2 दिन की बात है, अगर पाकिस्तान कश्मीर से निकल जाए तो ये मुद्दा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। इतनी बड़ी इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़े। मोहसिन रजा साहब, देखिए, उस हिसाब से तो बलोचिस्तान में देखिए, वहां पर ये अगर रेफरेंडम करवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी मोहसिन रजा साहब, मुद्दा सुलझाना तो आपके हाथ में है। आप कश्मीर से निकल जाए, मुद्दा सुलझ जाएगा। बड़ा आसान हल दिया है।
मैं यही तजवीज आपको भी देता हूँ, अगर आप कश्मीर से निकल जाएं जहाँ पे आप 60 साल तक लोगों को। मोहसिन साहब, हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं आप? हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बात तो सुनने दें, देखें बात तो सुन ले मेरी, इतना ही तो इजाजत दें मुझे, अगर आपने बुलाया तो मुझे। जी जी, आप अगर यही हल है तो आप निकल जाएं। आप नहीं समझते कि आपने 66 साल तक बिल्कुल नाजायज कब्जा किया है, लोगों को आपने वहाँ पे उन पे जुल्म ढाए हैं, 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को आपने वहाँ पे कत्ल किया है, आपने 20,000 से ज्यादा औरतों की वहाँ पे असमतें लूटी हैं, आपको अपनी 50 लाख पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों सर पर हाथ उठा करके वो वापस भेजे हैं। तो आपका क्या किया जाए? नहीं, ये तो 90,000 सैनिकों को भेजा। इसको क्या कहूँ, आप लड़ाई के बाद मोहसिन साहब, आपका मुल्क तो हिसाब बराबर करने में बड़ा मशहूर रहा है। आपसे ज्यादा कश्मीर हमारे पास रहा और आपने रहने दिया। इतने भोले तो आप नहीं है, इतने भोले तो आप नहीं है, और न इतने शरीफ है। भले ही आपके वजीर आजम नाम में शरीफ लगाते हो, आपके सेना प्रमुख नाम में शरीफ लगाते हो, लेकिन इतने शरीफ आप है नहीं। उन्हें शरीफ ही समझे आप। देखें, नाम का समझे लेकिन शरीफ समझे। क्या कहा आपने? मैंने कहा नाम का ही समझे लेकिन शरीफ समझ ले। उसामा बिन लादेन को मित्र को शरीफ समझना चाहिए। प्रेम शुक्ला, आप कुछ पूछना चाहते हैं मोहसिन रजा साहब से? जी बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूं, ये उस्मा बिन लादेन को आप इस समय सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया क्या मानते हैं? आतंकवाद ना। संयुक्त राष्ट्र को मानते कि नहीं मानते आप? संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ये लगातार कहती है कि सबसे बड़ा आतंकवाद का जो गर्भगृह है वो पाकिस्तान हो गया है। इसके बावजूद हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं। इसे तो शराफत तो हम दिखा नहीं सकते, और आप हैं कि हमारी शराफत के बावजूद 16 साल से हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन बोलते नहीं। हमारे आतंकवाद निर्यात करते हैं, कत्लेआम करते हैं। हमारे बेचारे अल्पसंख्यक भाई जहाँ बहुत सुख से है, मीम अफजल की तरह हम दोनों जो है देखिए एक दूसरे से मतभिन्नता रखते हैं, लेकिन गले में गला मिला के रहते हैं। आप हमारे बीच जो है आप जबरदस्ती की जो है लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, और आप जहाँ पहुंचे लड़ाते हैं। आपका इतिहास है कि आपने बल में कराए, आपने बांग्लादेश में नरसंहार किया, बलूचिस्तान में नरसंहार किया। ठीक है, समय की कमी है प्रेम शुक्ला साहब, आपको मुझे रोकना पड़ेगा। मुझे लगता है आपने अपना पूरा मैसेज कन्वे कर दिया है मोहसिन रजा साहब को, और ये भी तय है कि ऐसी बहस में कश्मीर मुद्दे का हल हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बहस से ये जरूर कंक्लूजन निकलता है कि इस मुद्दे का हल पाकिस्तान के ही हाथ में है। वो कश्मीर छोड़ दे, मुद्दा अपने आप हल हो जाएगा। बहरहाल मोहसिन रजा साहब भले ही इसको मानने को तैयार ना हो। बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में सभी का जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।